हाय एवरीवन, दिस इज़ योर मास्टर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो पहले ये देख लेते हैं सेक्टर्स क्या क्या है। ऐसे आपके क्लासेस में 3 सेक्टर दिए हुए हैं और भी कुछ होते हैं जो आपको सीनियर क्लासेस में पढ़ना होता है। तो पहला सेक्टर क्या है, ऐसे ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हैं। पहला क्या है, प्राइमरी सेक्टर। इसमें क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज का क्या करते हैं आप, एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग भी हो जाएगा। ठीक है ना, फिशिंग भी होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। अगर मैं बोलूं कि प्राइमरी ही क्यों बोलते हैं, तो प्राइमरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या करता है, बेस क्रिएट करता है सारे प्रोडक्ट्स का। ठीक है ना, बेस क्रिएट करता है सारे प्रोडक्ट का। या फिर आप लोग भी देखिए, अभी आप लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जिसको बोला जाता है प्राइमरी एजुकेशन। किस लिए, आप ये समझिए कि क्लास 1-2 में थे आप, ठीक है ना। अगर आप ABCD नहीं सीखे होते तो क्या ये सेंटेंसेस पढ़ पाते आप? अगर आपने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन 1 2 3 4 नहीं पढ़ा होता तो क्या आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते क्या? तो उसी तरीके से है, क्योंकि ये बेस क्रिएट कर रहा है। अच्छा, बेस के नज़र से भी एक बात और ध्यान रखनी है कि होता क्या है, जनरली हम प्लांट्स को सिर्फ ये ध्यान में रखते हैं कि ये दोनों, इसको खाने वाले कौन होते हैं, हर्बीवोर, और दूसरा ओमनीवोर। ठीक है, हर्बीवोर को फिर कौन खाता है, कार्निवोर। ठीक है, और ओमनीवोर्स को भी कार्निवोर खा लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये प्लांट ही नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए जनरली हम प्लांट को हमेशा याद रखते हैं किस पर्पज से, ऑक्सीजन, O2 के पर्पज से। ठीक है ना, कि ऑक्सीजन देता है इसलिए हमें प्लांट को बचाना चाहिए। लेकिन अगर प्लांट ही नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो आप खाएंगे क्या? क्योंकि इन्हीं के पास वो पावर है कि ये सन से अपने फूड को बना रहे हैं। ठीक है ना, सो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर। इसी, अच्छा, एग्रीकल्चर सेक्टर भी इसका नाम होता है। उसका पीछे रीजन क्या है ना, देखिए यहाँ एग्जांपल में तो माइनिंग भी है, फिशिंग भी है, क्योंकि डोमिनेंसी क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर की है, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर भी से बोला जाता है प्राइमरी सेक्टर को। दूसरी बात है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हमको मिले हैं, अब उसे हम चेंज करते हैं। ठीक है ना, इसी चेंज के प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो चेंज करके क्या करते हैं, हम उसे अदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। यानी कोई भी रॉ मटेरियल, जैसे मान लीजिए आप कॉटन लेके आते हैं और फिर इससे क्या बना लेते हैं, शर्ट बना लेते हैं, एग्जाम्पल मैंने दे दिया। या फिर आयरन को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे कार बना लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और ये मेजॉरिटी कहाँ काम होता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें आप घर में प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन मेजॉरिटी ये काम कहाँ होता है, इंडस्ट्रीज में, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। थर्ड है टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो टर्शरी सेक्टर क्या कर रहा है, या तो एड बोलिए आप या तो हेल्प बोलिए। ये हेल्प प्रोवाइड किसको कर रहा है, तो प्राइमरी सेक्टर को और सर्विस सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर को। पहला किसको कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर यानी जो फर्स्ट आपने पढ़ा, और दूसरा सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर को। कैसे, एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, तो फार्मर अपना जो भी प्रोडक्शन करना है वो प्रोडक्शन कर लिया, अब उसे वो इंडस्ट्रीज में भेजना है, ठीक है, या सेल करना है। तो अब ये वाया ट्रांसपोर्ट ही जाएगा इंडस्ट्री तक, और इंडस्ट्रीज में जब वो क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, फिनिश गुड्स में चेंज हो जाएगा, अब उसे मार्केट में हमें भेजना है, तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। और कोई एग्जाम्पल लेना, जैसे मान लो बैंकिंग। ठीक है, तो बैंकिंग, अगर इनको लोन चाहिए तो ये फार्मर को भी लोन देंगे, इंडस्ट्री यानी बिजनेसमैन को लोन चाहिए तो उन्हें भी ये लोन देते हैं। तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, प्राइमरी सेक्टर वाले लोगों को भी और इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले लोगों को भी। ठीक है, तो ये भी क्या है, टर्शियरी सेक्टर का एग्जांपल है। टर्शियरी सेक्टर को क्या बोला जाता है, सर्विस सेक्टर। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किसको, बोथ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। ऐसे ये सारी चीजें आप पहले भी पढ़े हैं। सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं, हाउ डू वी काउंट गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। ठीक है, देखिए इसमें कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा डाल दी हैं सिर्फ नॉलेज पर्पज से, और आप जैसे क्या है ना, बुक्स में प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड नहीं है, या बहुत बार क्या होता है, बच्चे को पूरा बात होता है ना, आधी कहानी सुना दो, पूरी बात ना बताओ, तो उन्हें कंफ्यूजन्स बहुत क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें डाली हैं, वो एग्जामिनेशन में आपको लिखना नहीं है। ठीक है ना, इतना नहीं समझाना है, पहले समझ लीजिए होता क्या है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, पहले ये समझ लीजिए, जैसे बात हुई है टोटल प्रोडक्शन की, मैं सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर का आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे मैंने वो एग्जांपल पुट किया है।
मान लीजिए किसी खेत से टोमेटो भी उगा, पोटैटो भी होगा, इसको आप कैसे जोड़ के बोलोगे कि मान लो टोमेटो 2 उगा है और ये 4 उगा है, तो इसको आप जोड़ दोगे ये 6 हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल क्या है, अलग अलग है, ये x है ये y है, ये तो जोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए पहली चीज ये समझिए, हम इनके मनी वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। यानी कि 2 टमाटर का दाम 10 रुपया हो गया और इसका 5 रुपया दाम हो गया, तो हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन कितने का हुआ है, 15 रुपए का हुआ है। ठीक है, तो काउंट करना ईजी होगा। अच्छा, जीडीपी का मतलब आप क्या समझेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो नेशनल इनकम का मतलब सर सारे लोगों का या सारे सर्विसेज का, सारे गुड्स एंड सर्विसेज का आप इनकम को जोड़ लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? नेशनल इनकम मिल जाएगा। ठीक है, तो या फिर मैं ये इसको थोड़ा और चेंज करके बोलूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या प्रोडक्शन हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या प्रोडक्शन हुआ और सर्विस सेक्टर में क्या प्रोडक्शन हुआ, इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें टोटल प्रोडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले आप ये वेरिएबल वाली बात समझ लीजिए। अब यहाँ पे मैंने दिया है, यानी कोई भी वो प्रोडक्ट है उसका दाम 10 रुपया और 1000 की क्वांटिटी है, तो मुझे 10,000 मिल गया, यानी ये प्रोड्यूस मैंने किया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। ठीक है, और काउंट आपको जो करना है, मैंने यहाँ व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखा है काउंट करो, यानी फाइनल गुड्स का काउंटिंग आपको करना है। अब इसको लास्ट में हम समझेंगे फाइनल गुड्स क्या होता है नहीं होता है, या पहले उसे देख ही लीजिए आप। देखिए यहां पे फाइनल गुड्स क्या होगा, आइदर फॉर कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो रेडी टू यूज है। ठीक है ना, रेडी टू यूज है। ठीक है, एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप मिल्क खरीदे हैं, परचेस किया आपने मिल्क, और उसे आप घर लाके पी गए, तो आपके लिए वो मिल्क क्या हो गया, फाइनल गुड्स। आपके लिए वो मिल्क क्या हो गया है, फाइनल गुड्स। लेकिन वही मिल्क को आपने खरीदा है, घर में बटर बना लिया या दही बना लिया, अब उसे आपने सेल कर दिया, तो यही गुड आपके लिए क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। ठीक है ना, ये गुड क्या हो गया आपके लिए, इंटरमीडिएट गुड। तो इंटरमीडिएट गुड क्या है, आइदर फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन, यानी आप तो रीसेल के पर्पस से, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप उसको लाए हैं, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके आप उसको दोबारा रीसेल कर रहे हैं, या उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर सेल कर रहे हैं। तो अब 2 तरीके के आपको गुड्स मिल गए, और मैंने अभी वहां ऊपर में आपको क्या पढ़ा है, आपको काउंट क्या करना है, फाइनल गुड्स। तो बोलोगे सर इंटरमीडिएट गुड्स को हम काउंट क्यों नहीं कर सकते, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? तो एक प्रॉब्लम जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं डबल काउंटिंग। क्या बोलते हैं, डबल काउंटिंग। अब वो डबल काउंटिंग आपको नहीं पढ़ना है ना, समझने की जरूरत है, लेकिन होता है ना, आधी कहानी आपने सुन ली है तो पूरी भी सुन लो। ठीक है, क्या होता है डबल काउंटिंग, देख लेते हैं। एक सेकंड, ये देखिए, फार्मर ने, यहां तो मैं वैल्यू अभी 0 लेके चल रहा हूं, फार्मर ने प्रोडक्शन किया किसका, वीट का। उसने इस वीट को सेल कर दिया है 500 रुपीज में, किसको, मिलर को, जो मिल वाले पर्सन होते हैं। मिलर ने क्या किया, इस वीट को खरीदा और उसको उसने चेंज कर दिया किसमें, फ्लोर में, और 700 रुपए में किसे बेच दिया, बेकर को। बेकर ने बेकिंग की, ब्रेड बनाया और उसे 1000 रुपए में सेल कर दिया कंज्यूमर को। यानी हमें जो लेना है, हमने क्या बोला, फाइनल गुड्स। तो ये ब्रेड ले रहा है, देखिए इसके बाद मैंने कुछ नहीं बनाया, यानी मान के ये चलिए कि ये कंज्यूमर ब्रेड लेगा और इसे खा जाएगा, तो ये फाइनल गुड हो गया। तो हमें फाइनल गुड को ही लेना है। नेशनल इनकम जब भी हम जोड़ते हैं, नेशनल इनकम हम निकालते हैं, तो हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब क्यों, उसको समझिए। आउटपुट में क्या क्या निकला, वीट निकला पहले, फिर फ्लोर और फिर ब्रेड। वैल्यू ऑफ आउटपुट पहले में कितना है, 500, फ्लोर का 700 और लास्ट का 1000 ब्रेड का वैल्यू। वैल्यू ऑफ इनपुट, इसलिए मैंने यहां पे 0 माना था, मान के चल रहे हैं कि इसकी वैल्यू 0 थी, इसमें ऐड हुआ 500, तो 0 रुपया हम मान के चले थे, प्लस कितना कर दिया 500, तो ये 500 हो गया। ठीक है ना, तो पहला का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं कि जो फार्मर ने जब सेल किया था वो 0 था। अब देखिए मिलर ने किसको सेंड किया है, बेकर को सेल किया है, कितने में, 700 में। तो आप मुझे बताइए, मैं अगर किसी से 500 रुपए की चीज खरीद रहा हूं और उसे मैं सेल कर रहा हूं कितने में, 700 में, तो इसमें मैंने क्या वैल्यू लगाया है, यानी या तो मैंने इसमें कुछ चेंज किया होगा। देखिए वीट मैंने खरीदा था, 200 रुपए ऐड किया और मैंने सेल किया है 700 में, तो हो सकता है, मान के चल रहे हैं, स्टोरी है ये, कि 500 रुपए का मैंने खरीदा ही है, तो ये तो मेरा सामान हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। मान लीजिए मिल चलाने में मुझे 50 का खर्चा हुआ, या 100 ले लेते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, यानी 600 का तो मेरे पे खर्चा हो गया, 100 रुपया मैं अपना प्रॉफिट रख रहा हूं, और मैं इसको सेल कहां कर दे रहा हूं, बेकर को। ठीक है, तो वीट में ही क्या है, जो फ्लोर है उसमें वीट का ही 500 रुपया क्या है, इनपुट है,
ब्रेड में क्या है, फ्लोर का ये 700, यानी ये जो ब्रेड बनाया है तो 700 रुपया तो आपने लगा दिया था इस फ्लोर को ही खरीदने में, 300 रुपया में आपने कुछ काम किया है, जो प्रोसेसिंग की है, तो उसका खर्चा 300 है, 200 है, 100 रुपया प्रॉफिट ले रहा हूँ। ठीक है, वैल्यू ऐड कितना किया, तो इसने 500 किया है, इसने कितना किया 200, अभी मैंने यहाँ पे ये 200 वाली बात बताई आपको, और इसने किया है 700 से 1000, तो यानी 300 का वैल्यू ऐड किया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या जनरेट हो रही है। अगर मैं बोलूं कि टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, तो बोलेंगे सर वैल्यू ऑफ आउटपुट तो 500 था, तो 500 ले लिए, 700 ले लिए, 1000 ले लिए, टोटल आउटपुट हमारा होना चाहिए 2200 का। यानी जीडीपी में हम लेंगे कितने, यहां मैं लिख दे रहा हूं, जीडीपी में हम कितना लेंगे, या नेशनल इनकम में 2200 के वैल्यू को लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। अब फार्मर ने वीट दिया मिलर को, अगर ये खुद के लिए यूज कर लेता तो फाइनल गुड्स था, लेकिन इसमें क्या किया, इसने फर्दर चेंज किया और इसको फिर दोबारा रीसेल कर दिया। तो मिलर के लिए ये वीट क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स, बेकर के लिए फ्लोर क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है ना, कंज्यूमर के लिए बस ये ब्रेड क्या है, फाइनल गुड्स है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट अब इसको लेके खा जाएगा, इसमें ये कुछ और चेंज करके सेल नहीं करने वाला है। तो अब मेथड देखिए, यानी ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन वो सब अभी आपको पढ़ना नहीं है, मैं बोल दे रहा हूं नेशनल इनकम और जीडीपी को कैलकुलेट करने के जो तरीके होते हैं। पहला होता है फाइनल आउटपुट मेथड, जो अभी आपको मैंने बताया भी है नॉर्मल सेंटेंस से, मेथड के वे से नहीं बताया, बस ये क्या बोला आपको कि फाइनल गुड्स जो होंगे हम उसी के वैल्यू को जीडीपी में काउंट करेंगे। तो फाइनल गुड कौन है भाई, हमारा ब्रेड है, कितने का बिला है कंज्यूमर को, 1000 रुपए का, तो हम 1000 ले लिया। ठीक है, नहीं तो एक मेथड होता है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में क्या है, कितना वैल्यू ऐड हुआ, तो यहाँ वैल्यू कितना ऐड हुआ 500, यहाँ कितना ऐड हुआ है 200, और यहाँ कितना हुआ 300, तो इसको भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 1000, यानी हमें जीडीपी में 1000 लेना है। ठीक है, ये देखिए दो मेथड्स हमने यूज किए और दोनों मेथड से वैल्यू सेम आ रहा है, तो हमें ये मेथड यूज करना है, ना कि ये। इससे क्या होगा, हमारा जीडीपी कुछ ज्यादा, ये गैप देख रहे हो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये गैप देखो कितना बढ़ा हुआ आ रहा है, यानी हमारा जो जीडीपी या नेशनल इनकम शो करेगा वो गलत शो करेगा। हमने एक ही चीज को बार बार काउंट कर दिया, क्योंकि एक में दूसरे की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, ये 700 में 500 की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो मुझे लगता है इतना इनफ होगा आपको समझने के लिए। ठीक है, इतना आपको एग्जाम में मतलब होता है ना, समझा के नहीं आ जाना है, एग्जामिनर को हो सकता है चक्कर आ जाए। तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर की, यानी तीनों सेक्टर की बात हो रही है, ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन आप निकाल दोगे, फिर ऐसे ही निकालोगे सेकेंडरी सेक्टर का, फिर निकालोगे टर्शियरी सेक्टर का, टोटल प्रोडक्शन निकाल दिया, अब इसको जोड़ दोगे। ठीक है, ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर इज कॉल्ड जीडीपी और नेशनल इनकम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर, तो आपके किताब में कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, कि किस सेक्टर का कितना प्रोडक्शन है, ये सब डाटा वगैरह दिया है, वो डाटा एक बार आप रीड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो मैं उस डाटा को भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस टर्शियरी सेक्टर का क्यों है, क्यों वो काफी बढ़ता जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट जो दिया है, इसमें मैं एक स्टोरी सुना देता हूं, आप लोगों को सुन के भी अच्छा लगेगा। मैं अपने स्कूल की बात कर लेता हूं, ठीक है, लेकिन छोड़िए स्कूल की भी बात करना सही नहीं होगा, विवाद हो जाएगा। मान लीजिए 2 स्टूडेंट है, छोड़िए स्टूडेंट को हटा ही दीजिए, ये मैं एरिया ले लिया। ठीक है, इस एरिया में कुछ नहीं था, सिर्फ एग्रीकल्चर वगैरह हो रहा था। ठीक है, इतने दूर तक या 1/3 हिस्से तक मान लो एग्रीकल्चर ही हो रहा था। यहां पे एक इंडस्ट्री सेटअप हो गया, क्या हो गया, एक इंडस्ट्री सेटअप। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है, इंडस्ट्री सेटअप हुआ है तो यानी कुछ पीपल्स यहां पे वर्क करने आए होंगे, पीपल्स भी डिफरेंट टाइप के होंगे, लेबर हो सकते हैं, इंजीनियर्स होंगे, इंजीनियर का यहां मेरा सेंस क्या है, हाई पे होगा इनका, ठीक है ना, और बहुत सारे ऑपरेशनल लोग होंगे जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज रखते होंगे, वो सारे लोग होंगे। ठीक है, अब इतने लोग रह रहे हैं तो इतने लोगों के लिए हाउसिंग चाहिए होगी। ठीक है, अच्छा बहुत सारे लोग मैरिड होंगे तो अपने फैमिलीज के साथ आएंगे, फैमिलीज आएंगे तो चिल्ड्रन भी आएंगे, है ना, बच्चे आए हैं तो बच्चे वहां बिना एजुकेशन के कैसे रहेंगे, तो स्कूल्स ओपन होंगे। अच्छा इतने लोग कुछ खाएंगे पिएंगे तो मार्केट डेवलप होगा, मिठाई वगैरह खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, क्लोथिंग खरीदेंगे। अच्छा स्कूल है
तो यहाँ बदमाशी भी हो सकती है, बदमाशी होगा, एक दूसरे का सर फोड़ दिया तो हॉस्पिटल्स चाहिए, है ना, सर फोड़ दिया, ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा उन्होंने हेक्टिक क्राइम कर दिया है तो केस भी हो सकता है, केस के लिए फिर कोर्ट्स चाहिए, केस को रजिस्टर एफआईआर करवाने के लिए पुलिस स्टेशंस चाहिए। इतने सारे लोग रह रहे हैं, सब तो मनी ही कमा रहे हैं ये सारे लोग, तो बैंक्स में पैसा होगा, बैंक्स में पैसा होगा, बहुत सारी चीज़ों का आप इंश्योरेंस कराएंगे। देख रहे हो, एक छोटी सी इंडस्ट्री मैंने बस ओपन की है, कितनी सारी सर्विसेज देनी पड़ रही है। यानी ये सब जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं वो किसका है, टर्शियरी सेक्टर का है, ठीक है ना। तो टर्शियरी सेक्टर का क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसका मेन रीजन आप पॉपुलेशन को मानिए, पॉपुलेशन जितना ज्यादा राइज करेगा उतना ज्यादा टर्शियरी सेक्टर का डिमांड होता है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल चलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो भी क्या करता है, टर्शियरी सेक्टर को राइज देता है। नॉर्मल सा है, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर का सर अभी आपने डेफिनेशन बताया कि वो एड प्रोवाइड करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है किसको, प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को। अब जितना ज्यादा प्राइमरी सेक्टर राइज करेगा या सेकेंडरी सेक्टर राइज करेगा, वैसे ही टर्शियरी सेक्टर भी राइज करने लगेगा, क्योंकि इसका काम ही क्या है, एड हेल्प प्रोवाइड करना प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को, ठीक है। थर्ड इज इनकम लेवल राइज हो रहा है तो डिमांड राइज होगा। ये देखिए नॉर्मल है, फिर से मैं इसको थोड़ा टेक्निकल तरीके से आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके फादर की इनकम 20,000 थी, तो आप जो पिज्जा का डिमांड कर रहे थे, ये डिमांड है डीफो डिमांड, आप 1,000 रुपए वाला पिज्जा खा रहे थे। अब आपके फादर का जो सैलरी है, जो इनकम है, वो हो गया 60,000, तो अब हो सकता है या तो 1,000 वाला आप 2 खाओगे, ठीक है, या आप 4,000 वाला खाओगे, डिमांड बढ़ गया ना, ठीक है। या कुरकुरे ले लो, पहले 2 पीस खरीद रहे थे, अब 6 पीस खरीदोगे, डिमांड बढ़ गया। तो इनकम लेवल राइज होता है तो डिमांड राइज होता है, और डिमांड राइज होता है तो वेरियस सर्विसेज लोगों को चाहिए होता है, टूरिज्म चाहिए, शॉपिंग, जो आप लोग भी ये सारी चीजें जो खरीद रहे हो वो सर्विसेज है, तो शॉपिंग करेंगे, घूमने जाएंगे, तो ये सब क्या हो रहा है, टर्शियरी सेक्टर का डिमांड राइज कर रहा है। आईटी रेवोल्यूशन आया तो बहुत सारे न्यू सर्विसेज आए, 5G होगा, IoT आप जानते होंगे कि पता नहीं मुझे, इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब तो ऐसा टेक्नोलॉजी मैंने रिसेंट में देखा है, लैपटॉप वगैरह उस टाइप के आ गए हैं, मतलब स्क्रीनलेस, ठीक है ना, आप आंखों पे चश्मा पहनेंगे, वर्चुअल जो आपने पढ़ा होगा, मतलब पढ़ा क्या होगा जानते होंगे, VR AR के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो आप एक बार नेट पे सर्च करके देखिए, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहा है तो उससे भी और बहुत तरीके के सर्विसेज जनरेट होंगे, यानी फिर अगेन टर्शियरी सेक्टर का डिमांड बढ़ेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब एक और सिनेरियो क्या हुआ कि आपकी किताब में जो डाटा दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत लोग इंडल्ज हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो फ्लक्चुएशंस चलते रहता है, टर्शियरी सेक्टर तो हमेशा से क्या है, डिमांड में है, सर्विसेज बढ़ते जा रहे हैं, उसका डिमांड बढ़ते जा रहा है, वो हमेशा आगे बढ़ते जा रहा है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत लोग हैं, तो रियली में वो इंडल्ज तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन उतना अर्न नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, और उसमें एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि मोर पीपल इंगेज देन रियली नीडेड। एग्जाम्पल मैंने दिया है, मान लीजिए ये कोई पीस ऑफ लैंड है, 3 लोग हैं और प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, 200 kg, तो आपने सोचा मैं इंसानों को बढ़ा दूंगा तो शायद मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, आपने 6 लोगों को रख लिया, अभी भी प्रोडक्शन 200 kg है, तो 3 पीपल को आप जो एक्स्ट्रा, ये 3 पीपल, इसको आप क्या बोलेंगे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड पर्सन है, क्योंकि इसके रहने नहीं रहने से प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, और ये मेनली ज्यादातर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में होते हुए दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब कुछ स्टोरीज आपकी किताब में दी हैं, आप वो स्टोरीज पढ़ लीजिएगा, मैं उस स्टोरी का एसेंस आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, क्यों जरूरी है ये। तो लक्ष्मी का एक स्टोरी दिया हुआ है, ठीक है ना, जो कि कुछ प्रॉब्लम्स में है, 2 हेक्टेयर उसके पास प्लॉट है जो कि अनइरिगेटेड लैंड है, तो गवर्नमेंट को कुछ स्पेंड करना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज या बैंक को लोन वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो किसी मनी लेंडर के पास जाती है, वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेता है, ऐसे करके स्टोरी है। सो इस पॉइंट से हमें सीखना क्या है वो समझते हैं। देखिए चीजें कनेक्टेड है, पहले हम देख रहे हैं कि हमें इंप्लॉयमेंट जनरेट क्यों ज्यादा करना है। जैसे ही हम ये चीज समझ लेंगे ना,
क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो हमें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए, ये अच्छी बात है। और खास तौर पे कहाँ, रूरल एरियाज़ में, क्योंकि सारे रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपको अर्बन एरियाज़ में मिलते हैं, तो सब लोग तो यहीं भाग के आ रहे हैं, तो रूरल एरियाज़ में रहेगा कौन। और इंडिया इज ए लैंड ऑफ विलेजेस, अर्बनाइजेशन अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बिहार में ही देखिए तो कैपिटल सिटी पटना है, तो लोग वहीं आके रह रहे हैं, एजुकेशन अच्छा है, हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी, लेकिन तो फिर बिहार का तो एरिया काफी बड़ा है ना, वहां पे कौन रहेंगे, ठीक है। तो हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना होगा, खास तौर पे रूरल एरियाज में। अब जब ये चीज हम समझ लेंगे ना, तब समझेंगे कि एम्प्लॉयमेंट में कैसे सेक्टर पे हम ध्यान दें, ऑर्गेनाइज सेक्टर पे या अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, पहले ये समझ लेता है। अब अगर गवर्नमेंट स्पेंड करता इरिगेशन फैसिलिटी पे या बैंक लोन प्रोवाइड करता, तो ये कम से कम 2 क्रॉप उगा लेती, ठीक है। और इनके जो घर के मेंबर्स हैं जो कि काम नहीं कर रहे हैं, वो भी कुछ वक्त इनको इस फील्ड पे मिल जाता, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, ये आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। फर्स्ट इज, गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स में, मेक्स रूरल रोड्स। अब एक बच्चे ने, इंटेलिजेंट बच्चा था, उसने पूछा सर रोड इतना जरूरी क्यों है। तो पहले आप समझ लीजिए रोड इसलिए जरूरी है ना, रोड जितने अच्छे होंगे ना, जैसे मान लीजिए अभी मैंने ऊपर एक वर्ड लिखा था टोमेटो, अब टमाटर या बहुत सारे जो एग्रीकल्चर के गुड्स होते हैं वो पेरिशेबल इन नेचर होता है, पेरिशेबल यानी वो जल्दी खराब हो जाएंगे। तो अगर फार्मर ने उसे उगाया है या हार्वेस्ट किया है या फिर उसे काटा है, तो अब उसे जल्द से जल्द मार्केट पहुंचाना जरूरी है। जितना जल्दी ही वो मार्केट पहुंचेगा वो ताज़ा रहेगा, लंबे समय तक टिक सकता है, उसको अच्छा मनी मिलेगा। लेकिन जितना ही लेट होते जाएगा ना, उसका ये जो गुड्स है वो खराब होते जाएगा। तो रोड्स अच्छे रहेंगे, ट्रैफिक जाम नहीं रहेगा, क्योंकि आप नॉर्मल आप ही बताओ, आप मिट्टी पे बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो तो टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग होता है या रोड पे चलाने में ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए रोड बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है रोड और रेलवेज, इन सारी चीज़ों का होना, और ये कनेक्ट करता है, ठीक है। सो रोड्स भी बनाने चाहिए। सो लक्ष्मी को सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स चाहिए, ठीक है ना, अपने उस लैंड पे प्रोडक्शन करने के लिए। अब वो मनी लेंडर के पास जा रही है तो 15% का इंटरेस्ट मांग रहा है, और वही लोकल बैंक 5% पे अगर लोन दे देंगे तो काफी अच्छा रहेगा, परसेंटेज भी कम है। दूसरी चीज है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस चीज को अभी मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि 3rd चैप्टर ही आपका मनी एंड क्रेडिट है, तो वहां थोड़ा गेम समझेंगे, इंटरेस्ट का गेम क्या होता है, कैसे मनी लेंडर्स ज्यादा परेशान करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजों को हम डिटेल में 3rd चैप्टर में समझेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी फाइनेंस गांव गांव तक पहुंचना चाहिए, लोन्स जो डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। शहरों में क्या है ना, अमीर लोग रह रहे हैं, अमीर नहीं, या फिर जिसका बोल सकता हूं कि ज्यादा इनकम एबिलिटी अच्छा है, वही शहरों में सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो वो लोग तो लोन ले लेते हैं। रूरल एरियाज के जो लोग हैं उनके बैंक अकाउंट में पैसा, देखिए पहले आप ये समझिए, आपके बैंक अकाउंट में अगर 5,000 रुपया है तो आप 10 करोड़ का लोन नहीं ले सकते ना। तो वो लोगों को सेविंग की आदत नहीं सिखाई गई है। बहुत सारे फार्मर से वो बैंक अकाउंट ओपन करके नहीं रखते हैं, इसके वजह से क्या होता है, बैंक उन्हें लोन नहीं दे सकती। 5,000 रुपये रखे हो तो 5 लाख का लोन कैसे दे दें आपको। तो हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना है, ठीक है ना, उन लोगों को भी बेनिफिट्स होने चाहिए। क्योंकि फिर से वही बात मैं बोल रहा हूं कि अगर आप ये 5% पे लोन रूरल एरियाज में नहीं बांटेंगे तो होगा क्या, ये सारे लोग जाएंगे मनी लेंडर के पास, और देखो कितना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, 15%, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, प्रमोट लोकल इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज। देखिए सेमी रूरल एरियाज के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन पहले रूरल एरिया पे चलते हैं। लोकल इंडस्ट्रीज, या इसके लिए सबसे अच्छा मैं बोल सकता हूं एसएसआई को डेवलप कीजिए आप। एसएसआई क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है ना, 2 फायदा होगा अगर इसे गांव में हम इन्फ्यूज करते हैं तो। पहला है इसकी लागत, कॉस्ट, इसको मतलब सेटअप करने का जो खर्चा है वो बहुत कम होता है, ठीक है। 40 लाख टू 50 लाख में भी आप एक छोटी इंडस्ट्रीज ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। बिस्कुट फैक्ट्री, ये सारी चीजें होती है, कूट फैक्ट्री, ये सब बहुत इजीली सेटअप हो जाता है। दूसरी चीज क्या होता है ना, इसमें ये लेबर इंटेंसिव होता है। क्या होता है, लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब देखिए 2 चीज होती है, एक होता है लेबर इंटेंसिव, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव। तो ऐसे आप याद रखिएगा, कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है, जिसमें मशीन्स का यूज ज्यादा हो
लेबर का यूज कम होगा, ठीक है ना। और लेबर इंटेंसिव में क्या होगा, लेबर का यूज ज्यादा होगा, मशीन्स का यूज कम होगा। तो लेबर का यूज ज्यादा होगा तो इससे क्या फायदा होगा, इंप्लॉयमेंट जनरेशन काफी ज्यादा होगा, है ना। इंप्लॉयमेंट का जनरेशन क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। तो ये करना चाहिए हमें। थर्ड इज मिल्स ओपन कीजिए। कोल्ड स्टोरेज, मान लीजिए रोड प्रॉपर नहीं है, अब ये जो पेरिशेबल गुड्स था मैंने आपको पढ़ाया, अगर कोल्ड स्टोरेज रहेगा तो वहां पे स्टोर कर सकता है। या बहुत सारे आप लोगों को शायद आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे क्या होता है ना, क्रॉप्स का जो प्राइसेस होता है वो काफी रिड्यूस होता है, क्योंकि सप्लाई बढ़ी हुई होती है, ठीक है ना। सप्लाई क्या रहती है, बढ़ी हुई रहती है। मान लीजिए डिमांड नॉर्मल है, सप्लाई ज्यादा हो गया तो प्राइस क्या होगा, प्राइस घट जाएगा। प्राइस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे फार्मर्स क्या चाहते हैं कि हम अपना प्रोड्यूस अपने पास रखें, लेकिन वो घर में रख नहीं सकते, उतना एरिया नहीं होता है उनके पास, तो वो कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे। इससे क्या होगा, सप्लाई भी कम होगा, सप्लाई जैसे ही कम होगा, डिमांड नॉर्मल है तो प्राइस राइज करने लगेगा। तो इनको भी जो मतलब उस टाइम पे बेच रहे हैं उनको भी फायदा होगा। अब मान लीजिए हम 10 फार्मर हैं, एक और एग्जांपल ही ले लेता हूं मैं, 10 फार्मर हैं, ठीक है। मान लीजिए 10 फार्मर ने मिलकर 100 केजी का प्रोडक्शन किया है सप्लाई, और डिमांड करने वाले लोग हैं 50 केजी के, तो जो प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, गिरने लगेगा। और अगर इसी में से कुछ फार्मर, एक सेकंड, इसी में से कुछ फार्मर क्या करें, 50 केजी अपना मार्केट में भेजे ही ना, तो होगा क्या फिर, 50 केजी का सप्लाई रहेगा, ये सप्लाई है, और ये 50 केजी का डिमांड है, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। और जो ये बच गया 50 केजी जो फार्मर में नहीं भेजा, वो कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे, जब बाद में जरूरत पड़ेगी तब उसे वो सेल करेंगे, उनको भी अच्छे प्राइसेस मिलेंगे। तो इसीलिए हमें कोल्ड स्टोरेज को डेवलप करना चाहिए। हनी कलेक्शन सेंटर्स, यानी जितने भी ट्रेडिशनल चीजें हैं उन चीजों को आप डेवलप कीजिए, उनके सेंटर्स बनाइए, ठीक है। इससे रूरल एरियाज में इंप्लॉयमेंट का जनरेशन होगा, ठीक है। अच्छा, ये सेमी रूरल के बारे में मैंने नहीं बताया। सेमी रूरल एरिया सबसे अच्छा प्लेस होता है किसी चीज को डेवलप करने का। सेमी रूरल क्या है, इधर मैं बताता हूं थोड़ा सा। इसको ट्रांजिशन जोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन्स। हर चीज का ट्रांजिशन जो होता है, इन्वायरमेंट में भी मैं जब पढ़ाऊंगा, लेक्चर्स लूंगा इन्वायरमेंट के, तो उसमें मैं डिटेल में ये सब बताऊंगा। नॉर्मल आप समझिए इन्वायरमेंट में भी क्या होता है, मान लीजिए ये डेजर्ट है, ठीक है। डेजर्ट के बाद तुरंत कभी फॉरेस्ट नहीं हो सकता, बीच में जो एरिया होगा वो क्या होगा, ग्रासलैंड का। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये कोई रिवर है, ठीक है, और ये सैंड है, तो कभी नहीं हो सकता कि रिवर तुरंत खत्म हो रहा है और सैंड हो। उसके पास जो आप देखते हैं ना गीली मिट्टी रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्शी लैंड, दलदल जैसा कुछ बना रहता है, तो ये ट्रांजिशन जोन है। और ट्रांजिशन अगर ये अभी मैं इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूं तो ये इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना, बहुत डेवलप माना जाता है। अब वैसे ही समझिए, यह है रूरल एरिया, यह है अर्बन एरिया। इसके बीच का जो जगह होगा, यानी कुछ क्वालिटीज इसकी यहां मिलेंगी और कुछ क्वालिटीज इसकी यहां मिलती है। सब में आप देख लीजिए, इसकी कुछ क्वालिटीज यहां मिलेंगी, कुछ क्वालिटीज इसकी यहां मिलेंगी, तो ट्रांजिशन जोन्स इसको कहते हैं। तो ये ट्रांजिशन जोन्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें यहाँ की कुछ कुछ आदतें हैं, कुछ कुछ अर्बन जैसा सिस्टम होगा, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ अच्छी होंगी, है ना। तो यहाँ पे आप कुछ स्टार्ट कीजिएगा तो आपका बिजनेस लॉस भी नहीं जाएगा, या गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है तो यहाँ पे वो लॉस नहीं खाएंगे, ठीक है ना, वो जल्दी सेटअप हो जाएगा। अगर यहाँ रूरल एरियाज में आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट और रीजन हैज ए पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम। हर स्टेट के पास मैं अगर बोलूं या कोई रीजन है, उसके पास अपना पोटेंशियल है, यानी वो क्षमता है कि वो क्या कर सकते हैं, इंप्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ये वीडियो तो बहुत लोग देख भी सकते हैं, लेकिन अभी मेनली बिहार का बात है तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ राजगीर, पावापुरी, बोधगया। अब ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों से रिलेटेड है। हमारा पुराना कैपिटल राजगीर हुआ करता था, यहाँ पे पहाड़ वगैरह है, तो टूरिज्म सेक्टर बढ़ा सकते हैं। पावापुरी में शायद डेथ हुआ था, बोधगया आप जान रहे हैं बुद्धा का इनलाइटनमेंट हुआ था यहाँ पे, तो ये सब एरिया को हम टूरिज्म सेक्टर में बना सकते हैं। इससे बहुत सारा इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा, बहुत सारे टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं यहाँ पे, है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारी पोटेंशियल है। जैसे मान लीजिए, और मैं अगर पोटेंशियल की बात करूं, इधर मैं कुछ पोटेंशियल की बात कर लेता हूं। एग्जाम्पल है ये, अदर स्टेट वाले जो हमारे दोस्त भाई स्टूडेंट्स देख रहे हैं,
उनके लिए। अब ये क्या है, कोस्टल रीजन, तो यहाँ के जितने रीजन है इसको मैं मार्क कर रहा हूं, तो इनके पास दो सोर्सेज हो गए, एक हो गया इनलैंड सोर्स और एक हो गया एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स से मेरा मतलब क्या है कि इनके पास ओशियंस है, बगल में ये ओशियंस है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, इंडियन ओशियन है, तो ओशियन से भी आप फिशिंग कर सकते हैं। इनलैंड सोर्सेज का मतलब है मेरा पॉन्ड से इन एरियाज में पॉन्ड्स भी बहुत हैं, तो पॉन्ड से भी आप फिशिंग कर सकते हैं। तो आप फिशिंग सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बिहार का ही सिर्फ मैं एग्जांपल ले लूं, बिहार के कुछ एरियाज में जैसे एक होता है मखाना, वो बहुत मिलता है। जैसे मैं प्रीवियसली जहाँ जिस केवी से मैं पास आउट हूँ वहाँ में रहता, तो वहाँ पल्सेस का खेती काफ़ी अच्छा होता था, 2-3 टाइप के पल्सेस उगाए जाते थे। लीची फेमस है बिहार का, मैंगोज वगैरह उगते हैं। तो हमें बस क्या करना है ना, इन सारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने पे ध्यान देना है, या एक अच्छा मार्केट प्रोवाइड कराना है। मार्केट का इसको बोलते हैं लिंकेज प्रोवाइड कराना। मार्केट लिंकेज इनको अच्छा मिल जाएगा ना, तो इनकी चीजें सेल होंगी, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में रहेंगे। इनकी चीजें सेल नहीं होगी तो फार्मर क्यों खेती करेगा? समझ पा रहे हो? तो पोटेंशियल हर स्टेट हर रीजन के पास अच्छा है, बस उनको एक प्रॉपर मार्केट लिंकेज देना होगा हमें, ठीक है। चलिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन एक दो एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। फॉर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट क्या देती है, 100 डेज वर्क, राइट टू वर्क, मनरेगा आपने पढ़ा है। अगर वो फेल हो जाती है तो क्या देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। ऐसे गवर्नमेंट बहुत बार ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस नॉर्मली भी जो मनरेगा को, मतलब कैसे बताऊं मैं, जैसे मान लीजिए मनरेगा में आपने अप्लाई कर रखा है और आपको जॉब नहीं मिला तब तो, या आपसे 100 डेज वर्क नहीं कराया गया तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलते हैं, ये बात लिखी हुई है। ऐसे भी गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो हमारे स्टेट के बेरोजगार लोग हैं उनको देती है। अब ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग अप्लाई करने अभी से ही चल जाना, ठीक है, अभी पढ़ लो। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब तुम क्या समझोगे, गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। तो ये ऑनरशिप के बेसिस पे, ऑनरशिप यानी मालिकाना हक, तो ऑनरशिप के बेसिस पे सेक्टर को डिवाइड किया गया है। तो अगर ऑनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट अगर किसी एसेट्स को ऑन कर रहा है तो वो पब्लिक सेक्टर हो गया, और प्राइवेट इंडिविजुअल किसी एसेट्स को ऑन कर रहे हैं तो वो प्राइवेट सेक्टर हो गया, ठीक है। नॉर्मल समझिए, ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री गवर्नमेंट की है तो इसको आप गवर्नमेंट सेक्टर बोलेंगे। ये फैक्ट्री अगर किसी प्राइवेट, यानी मान लो मेरी ही है, धीरज की है, तो ये क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है, हमेशा ये बात याद रखिएगा अभी भी और इन फ्यूचर भी, पब्लिक सेक्टर का काम ही क्या है, सोशल वेलफेयर करना। वो पैसे, देखिए पैसा भी अर्न करना उनका काम है, लेकिन ये नहीं कि पैसे के लिए आप लोगों को मार देंगे, ठीक है ना। गवर्नमेंट का मेनली काम है सोशल वेलफेयर करना, सामाजिक कल्याण करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक प्लेस से अगर मैं आपसे पूछूं दूसरे प्लेस तक जाना है तो सबसे सस्ता क्या होगा, तो आप बोलोगे सर रेलवे, रेलवे से सस्ता कुछ नहीं। किसका है, गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट, आपको याद रखिएगा हम मिक्स्ड इकोनॉमी में है, ठीक है ना, हमारी इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट जो नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं ना, उसको गवर्नमेंट जरूर प्रोवाइड करती है। लोन, प्राइवेट बैंक का अलग हो सकता है इंटरेस्ट रेट, लेकिन गवर्नमेंट बैंक्स भी ओपन है तो वो भी आपको सर्विसेज दे रहे हैं। तो याद रखिएगा गवर्नमेंट जितने भी सर्विसेज दे रहे हैं वो सोशल वेलफेयर के लिए दे रहे हैं, प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता है उनका। प्रॉफिट मोटिव रहता है किनका, प्राइवेट वालों का। पी फॉर प्राइवेट, पी फॉर प्रॉफिट, याद रखिएगा, ठीक है, ट्रिक है। तो इसका एग्जांपल मैंने दे दिया, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, ये सब क्या है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। इसके पीछे रीजंस भी हैं बहुत सारे, क्योंकि देखिए सारा कॉस्ट उनको खुद बियर करना पड़ता है, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने ही ये फैक्ट्री लगाई है, सारे वर्कर को सैलरी मुझे देनी है, गवर्नमेंट के पास तो अपना खजाना रहता है, उस खजाने से दे देती है, और उनको सोशल वेलफेयर करना है, इलेक्ट्रिसिटी माफ हो जाता है उनका सब कुछ, क्योंकि गवर्नमेंट का ही है ना, एनटीपीसी गवर्नमेंट का ही है जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। कोल इंडिया का शेयर्स आपने देखा ही है, कोल इंडिया भी जो माइनिंग एक्टिविटी करा रही है वो गवर्नमेंट ही करा रही है, तो उनके पास तो सारी चीजें हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, सोशल वेलफेयर करते हैं। ये बेस बहुत पहले ही क्रिएट किया गया था, लेकिन प्राइवेट वालों को तो सब कुछ खरीदना पड़ रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर रॉ मटेरियल से लेकर वो लैंड, अगर लैंड उनका खुद का नहीं है तो रेंट देना पड़ रहा है,
तो उनका तो जो प्रोडक्ट होगा, कुछ भी वो प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, गुड्स हो या सर्विसेज हो, उसका प्राइस तो थोड़ा सा हाई होगा ही, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये आपके बुक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, अगर 5 मिनट और दिया जाए तो इसको मैं अपने तरीके से आपको बताता हूं, थोड़ा शायद ज्यादा मजा आए आप लोगों को, या फिर कमेंट कर दीजिएगा कि अच्छा ये वाला लगा या वो वाला लगा। फॉर्मल इनफॉर्मल सेम ही चीज है, ठीक है ना। इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये ऑर्गेनाइज हो गया, ये अनऑर्गेनाइज हो गया। देखिए ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये थोड़ा हायर लेवल है, लेकिन इसको आप समझ लेंगे तो वो आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है। चलते हैं पहले एक एग्जांपल से, बॉयज और गर्ल्स के एग्जांपल से। सॉरी गलत जगह लिख दिया हूं, ऐसा तो शायद ही धरती पे कभी हो। गर्ल्स बॉयज, तो पहले ये समझते हैं वर्ड बताइए ऑर्गेनाइज, आपको सुनने से क्या लग रहा है, कोई चीजें प्रॉपर वे में होगी। प्रॉपर वे में जैसे ही मैं बोल रहा हूं ना, यानी गर्ल्स के रूम में कभी आप जाइए तो, जैसे हम लोग हॉस्टल में रहे हैं, ठीक है ना, बॉयज हॉस्टल में 3 साल जो हम लोग ग्रेड में थे, तो हम लोग बॉयज हॉस्टल में थे। अगर आप बॉयज के रूम में आ जाए तो आप सोच नहीं सकते हो, अगर आप मेरे हॉस्टल में मेरे टाइम पे आते तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितना अनऑर्गेनाइज था। चप्पल भी कभी कभी बेड पे रहता था, ठीक है ना, कि कुछ लोग फोन उठाने के जगह पे चप्पल उठाते थे, वो इतने नींद में रहते थे, ठीक है। तो इतने अनऑर्गेनाइज वो रहते थे, ठीक है। तो बॉयज का रूम ऐसा ही होता है, यानी कोई भी चीजें प्रॉपर प्लेस पे नहीं होती, और ये इनकी आदत है, ठीक है। लेकिन गर्ल्स के रूम में आप जाइए, चद्दर रहेगा, चद्दर खींचा हुआ रहेगा, हर 2-3 दिन पे बदला हुआ रहेगा, झाड़ू लगी हुई रहेगी रूम में। अच्छा उनके खाने का स्टाइल देखिएगा, बॉयज का क्या है ना कि वो खाना एक बार बना लिए, रोटी दाल चावल जो भी बना लिए एक बार बना लिया, उसको 3 टाइम खाएंगे। गर्ल्स 3 बार बनाएंगी, गर्मा गर्म खाएंगी, 3-4 वेराइटीज होंगी उनकी। बॉयज का ऐसा कुछ नहीं होगा, जो होगा एक ही चीज होगा और उसको भरपेट खाएंगे वो। तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में ये चल रहे हैं, और बॉयज का तो कहना ही नहीं है। ज्यादा एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा, राज बाहर आ जाएंगे। तो ऑर्गेनाइज, तो मैं अगर इसमें बोलूं, एक ही वर्ड लिख रहा हूं, रूल एंड रेगुलेशंस होंगे, और यहां पे कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा इस यहां पे मैं जो ये टाइप क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, इससे आपको कभी भी इन दोनों के बीच के डिफरेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या बेनिफिट्स फॉर्मल या फिर आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में है और क्या इनफॉर्मल में नहीं होता है, ये आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैं 2-3 एग्जांपल भी लूंगा। तो हमने ये जान लिया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा और यहां रूल रेगुलेशन नहीं होगा। अब क्या होगा वो समझिए। अच्छा फॉर्मल का डेफिनेशन ये कहता है ना, जहां पे भी हायरिंग 20 लोगों से ज्यादा हो रही है, 20 प्लस, ठीक है, उसको हम फॉर्मल सेक्टर बोल देते हैं, और जहां हायरिंग 20 से कम हो रही है उसको हम इनफॉर्मल सेक्टर बोल देते हैं। लेकिन ये पेपर पे कुछ और रहता है, रियल में कुछ और होता है। अब मैं हायरार्की बना रहा हूं, हायरार्की आप हमेशा याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर लिख दे रहा हूं मैं स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा नाम दे दे रहा हूं मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। हायरार्की जैसे बनाया हूं वैसे ही याद रखोगे, जितने बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलेंगे उतने स्टेट गवर्नमेंट में नहीं मिल सकते, और जितने स्टेट गवर्नमेंट में मिलेंगे उतने एमएनसीज में नहीं मिल सकते नेचुरली, ठीक है। इन तीनों को छोड़ देने के बाद जो भी सेक्टर बच जा रहा है वो सब आपका क्या है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इनफॉर्मल है। प्राइवेट तो है ही, लेकिन एमएनसी भी तो प्राइवेट ही होता है, लेकिन ये इनफॉर्मल होंगे, ठीक है। अब समझते हैं इसमें क्या है। मैं पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जांपल ले लेता हूं एक एग्जांपल लेके चलते हैं, पहले टीचर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूं उसका एग्जांपल ले लेता हूं, केंद्रीय विद्यालय, ठीक है। केवी में अगर आज के डेट पे कोई टीचर ज्वाइन करते हैं, 11th-12th को पढ़ा रहे हैं, तो उनकी सैलरी 70 to 80,000 स्टार्टिंग होगी, ठीक है। और यहां मैं यहां लिख दे रहा हूं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर, ठीक है। उनकी सैलरी कितनी है, 70 to 80,000। स्टेट गवर्नमेंट की कम होगी, अभी आप देख रहे हैं बीपीएससी की टीचर की बहाली चल रही है, 40 to 50K हो सकती है,
देखिए हर स्टेट में डिफरेंसेस हो सकता है, ठीक है ना, मैं अभी जो समझा रहा हूं वो देखिए। थर्ड में बोलूं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में चल जाइए, आपको 20,000 भी मिलेगा, 15,000 भी मिलेगा, 30 तक भी हो सकता है। अच्छे प्राइवेट स्कूल में जाइएगा तो 40 से 60-70 वो भी देते हैं, लेकिन मेजोरिटी आपको ये 15 से 30 के बीच में मिलेंगे। क्या बताइए, जो टाइमिंग है 6 to 7 आवर्स, सब वर्क कर रहे हैं, लेकिन इनकी सैलरी ज्यादा क्यों, इनकी सैलरी कम क्यों? तो यानी मैं बोल रहा हूं कि फॉर्मल में आप रहेंगे, पहला पॉइंट लिख दे रहा हूं, आप अर्न ज्यादा करते हैं वही सेम काम के लिए, ठीक है, आप क्या करते हैं, सॉरी, अर्न मोर। दूसरा एग्जांपल चलते हैं, मैं डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है ना, आपको फायदा होगा इससे। दूसरा चलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को ग्रेजुटी मिलेगा। ग्रेजुटी का मतलब क्या होता है कि आप पूरा सर्विस कंटिन्यू अच्छे तरीके से अपने सर्विस को कंप्लीट किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कुछ पैसे देती है। तो ये आपको शायद स्टेट गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा, प्राइवेट में तो एक रूल ही चलता है जिसको बोलते हैं हायर एंड फायर रूल, जब मन हुआ वो हायर कर लेंगे, जब मन हुआ वो आपको नौकरी से निकाल देंगे, फायर कर देंगे। तो वहां तो ग्रेजुटी का कोई पॉइंट ही नहीं है कि आप जिंदगी भर वहीं पर नौकरी करेंगे तो वो कुछ आपको देने वाले हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ग्रेजुटी मिल रहा है ये 20 लाख, शायद पैरामिलिट्री के लिए 20 लाख रुपए है, ठीक है। तो ये ग्रेजुटी का मैंने इसलिए हायरार्की बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो चीजें होंगी हो सकता है वो स्टेट गवर्नमेंट में ना हो, तो स्टेट गवर्नमेंट में भी कुछ पोस्ट पे होंगे, सारे पे ये ग्रेजुटी का फंडा नहीं है, ठीक है। थर्ड पे आते हैं पीएफ, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ऐसे समझिए कि मान लीजिए सैलरी का 10% या 15%, इसमें भी अब बहुत सारे लॉज हैं लेकिन वो आप मत समझिए, समझिए कि 5,000 रुपये आपने कटवाए हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं ना वो भी 5,000 आपको देगा, कितना हो गया, 10,000 रुपीज। ये 10,000 पे आपको 7 से 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, इसको कहते हैं पीएफ, प्रोविडेंट फंड। तो ये आपको ये तीनों में मिल जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट में भी मिलेगा, एमएनसी में मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब जो प्राइवेट टीचर्स हैं, आप उनसे जाके पूछ के देखिए क्या आपका प्रोविडेंट फंड कटता है, क्यों नहीं कट रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का आदमी है वो ये 5,000 नहीं देना चाहता है। आप तो अपना 5,000 कटवाओगे, आपको तो बेनिफिट चाहिए 8% का, लेकिन वो अपना 5,000 नहीं देना चाहता है, बात समझ रहे हो। तो यहां मैं आपको समझा दिया हूं पीएफ। थर्ड है पेड हॉलीडेज, हॉलीडेज, ठीक है, पेड हॉलीडेज यानी छुट्टी है तो रहेगी, ठीक है ना। फिक्स्ड, एक और वर्ड लिख देता हूं, फिक्स्ड आवर, जैसे, लेकिन ये सब जॉब्स में नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसको ऐसे समझिए, एक सेकेंड, ठीक है। फिक्स्ड क्यों नहीं है वो समझिए, फिक्स्ड क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे फादर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में, तो उनके साथ क्या हुआ, वो एक जगह ड्यूटी कर रहे थे तो उनका 6 बजे ड्यूटी ओवर हो जाता है, 6 PM में ड्यूटी ओवर हो जाती है। न्यू जेई आए थे, जूनियर इंजीनियर आए हुए थे, तो उन्होंने क्या बोला कि आपको रुकना होगा, अभी जो नेक्स्ट ड्यूटी करने वाले मेंबर थे वो नहीं आए थे, मेरे फादर ऐसे भी रुकने वाले थे, लेकिन उनका जो टोन था वो काफी हार्श था कि आपको ये करना ही पड़ेगा। तो अगेन बात लॉ पे आ गई, आपने पढ़ा है फॉर्मल का मतलब ही है लॉ, रूल्स रेगुलेशंस। मेरे फादर ने बोला कि मेरे 6-8 घंटे की ड्यूटी है, मेरा टाइम ओवर हो गया, आप मुझको बाधित नहीं कर सकते हैं। अगर मैं 1 मिनट भी रुका और वो भी आपके कहने पे, तो पहले आपको पेन पेपर पे लिख के देना होगा, और मैंने ये एक्स्ट्रा काम किया है ना तो इसका मेरे को ओवर टाइम का पैसा देना होगा। लेकिन ये चीज आपको इनफॉर्मल में नहीं मिलती है, वो दो आप पता कीजिएगा, बहुत सारी एमएनसीज भी क्या करती है, लिखती तो 6 to 8 आवर्स का वर्क है, लेकिन वो बहुत काम करवा लेते हैं, 10-10 घंटे 12-12 घंटे ऑफिस में ही लोग रहते हैं और काम कर रहे होते हैं कॉर्पोरेट में, आप पता करके देखिएगा। तो भाई पेपर पे कुछ और है, रियल में कुछ और हो रहा है, इससे उनका मेंटल सिकनेस बढ़ता है, ठीक है। तो पेड हॉलीडेज, छुट्टी है तो छुट्टी है, बहुत तरीके के मेडिकल छुट्टी रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, मुझे याद नहीं है शायद 150 है कि 120 है, कुछ ऐसा ही रहता है, पूरे साल में 120, सबका अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का। हाँ, मैंने ये जो बोला ना फिक्स्ड आवर की जो ड्यूटी है, सब में नहीं, मेजोरिटी में तो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में, लेकिन कुछ जैसे जो फोर्सेज होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो फोर्सेज हैं, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, वहां पे उन लोगों के, ये तो नॉर्मल जो स्टेट पुलिस होते हैं उनके भी उसमें लिखा जाता है कि कभी भी आपको ड्यूटी पे बुलाया जा सकता है, तो उनका फिक्स्ड नंबर ऑफ ड्यूटी नहीं है, फिक्स्ड आवर का ड्यूटी नहीं है। तो पेड हॉलीडेज हो गया, फिक्स्ड आवर का ये हो गया, पीएफ हो गया, अर्न ज्यादा आप कम करते हैं, सोशल सिक्योरिटी रहती है। सोशल सिक्योरिटी के साथ एक और वर्ड मैं बोलूंगा,
सोशल सिक्योरिटी समझ रहे हो ना, आप अर्न कर रहे हैं, यानी आपकी फैमिली अच्छे तरीके से जी पा रही है। अब ये जो पर्सन था 15,000 रुपया कमाएगा, इसकी वाइफ है, इसके बच्चे हैं, उसका एजुकेशन है, वो 15,000 में क्या कर पाएगा? काम तो वो भी मेहनत से 6 to 7 आवर्स दे रहा है अपना, ठीक है ना। नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी। इसीलिए लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे इतना भागते हैं। एक बार जॉब हो गया, अब आपको जॉब से निकाला नहीं जा सकता। जब तक आप कुछ ऐसा डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं या फिर डिसऑनेस्टी शो नहीं कर रहे हैं, तब तक आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन प्राइवेट के लिए तो अभी मैंने बताया हायर एंड फायर। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं किसमें? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अच्छा, ये जान लीजिएगा, ये पॉइंट्स भी आप यूज कर सकते हैं। हमारे टोटल वर्कफोर्स में, वर्कफोर्स क्या होता है? एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारे कंट्री में कितने लोग वर्क कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हम लोग 15 से नीचे वाले लोगों को नहीं लेते हैं और 60 से ऊपर वाले लोग को नहीं लेते हैं, ठीक है। तो 15 से 60 के बीच में कितने लोग अभी के टाइम पे काम कर रहे हैं, उसको हम वर्कफोर्स बोलते हैं। तो इंडिया में 7% ही क्या है? फॉर्मल सेक्टर का जॉब है, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर का जॉब कितना है? 7% है, 7 से 9% है, जहां तक मुझे याद है। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बेनिफिट्स मिलती है फॉर्मल में, ठीक है ना। और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन उतना मेरे को लगता है आपके लिए इतना समझ पाना ही काफी होगा। अच्छा, गवर्नमेंट ही ने तो लॉज बनाया है ना, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, फैक्ट्री एक्ट हो गया, फिक्स्ड आवर ऑफ टाइमिंग हो गया। तो ये रूल, जैसे मेरे फादर ने बोला रूल है, तो वो रूल्स बनाए तो गवर्नमेंट ने, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट में भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। और एमएनसी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो यहाँ पे सेटअप होती हैं, तो उनको भी सर्टेन रूल रेगुलेशंस मानने पड़ते हैं। वो नाम ही में मल्टीनेशनल कंपनी है, वहां पे तो 20+ हायरिंग होगी ही होगी। आप पेपर पे कितना छुपा लोगे, लेकिन और लोग तो छुपा लेते हैं, एमएनसीज वगैरह नहीं छुपा पाती हैं, इसलिए। अच्छा, हेल्थ मेडिकल बेनिफिट्स छूट गया। मेडिकल बेनिफिट्स आपके फैमिली को मिलता है, ठीक है। अब जितने लोग यहाँ गवर्नमेंट, अपने फादर से बात कीजिएगा। जैसे एक होता है CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, फिर ऐसे ही EGHS है या ECGS ऐसे करके कुछ नाम है, वो पैरामिलिट्री वाले लोगों के लिए होता है। तो मेडिकल बेनिफिट्स आपके लिए तो मिल ही रहे हैं, पूरे फैमिली के लिए भी मिल रहा है, ठीक है। लोन आपको सस्ते दर पे मिलते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं फॉर्मल सेक्टर्स में। लेकिन ये सारे बेनिफिट्स आपको, तो इन तीनों को छोड़ने के बाद अधिकतर चीजें क्या होती हैं? इनफॉर्मल सेक्टर की जॉब होती है। यानी कोई यहाँ पे आपको साइन करवाया जा रहा है, 6 घंटे के लिए काम आपसे लिया जा रहा है 10 घंटे का, आप उसी पोस्ट पे, सेम पोस्ट पे हैं, लेकिन आप देखिए अर्न कितना कम कर रहे हैं, ठीक है ना। लो पेड है। अच्छा, आपका जॉब सिक्योर नहीं है, ठीक है। इसीलिए पॉलिटिक्स ज्यादा होता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो जान रहे हैं पॉलिटिक्स नहीं कीजिएगा आप उनके बातों को नहीं सुनिएगा, ज्यादा ज्यादा रेबल बनने की कोशिश कीजिएगा, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा होती है। और ये कितना है? 93% है। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों हमें फॉर्मल सेक्टर के जॉब्स को बढ़ाना चाहिए, तो आप ये बेनिफिट्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं आपके किताब के अकॉर्डिंग, इंटरप्राइजेज और एम्प्लॉयमेंट वेयर एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। तो रेगुलर का मतलब वही है, जॉब सिक्योरिटी है तो रेगुलर ही जॉब रहेगा। स्मॉल एंड स्कैटर यूनिट्स एंड जॉब्स आर नॉट रेगुलर, ठीक है। दूसरा है रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस, तो ये सारे लॉज जो गवर्नमेंट ने बनाया है, तो ये रजिस्टर्ड हो, ये सारी चीजों को फॉलो करता हो, तो उसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर मान लेंगे। आउटसाइड द सेंट्रल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग होते हैं वो इस एम्बिट से बाहर होते हैं। फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स बता चुका हूं, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बता चुका हूं, फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर, यानी भाई प्रॉपर आपका पीएफ कटना, आपका ज्वाइनिंग लेटर देना। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा, बहुत सारे लोग काम तो कर रहे हैं, उनको कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, कुछ उनका एक्सपीरियंस लेटर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ओवर टाइम, यानी अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, लेकिन इन लोगों को, यानी इनफॉर्मल सेक्टर में आप एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हैं तो कुछ पैसा नहीं मिलने वाला। मेडिकल बेनिफिट्स, पेड लीव मैंने बता ही दिया, अर्न मोर बता ही दिया। तो यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन नॉट फॉलोड, जॉब्स लो पेड, नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, एम्प्लॉयमेंट नॉट सिक्योर, एक्सप्लॉयटेशन अलग हो रहा है। एक्सप्लॉयटेशन आप समझ सकते हैं कि आपको एक्सेस काम करवाया जा रहा है, उस हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे, इसलिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे जो लोग होते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। काम तो वो बहुत कर रहे हैं, उस हिसाब से उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्या है आपके अनऑर्गेनाइज। और ये कितना है? 93%, 91 से लेकर 93% तक वर्कफोर्स, यानी हमारी बता ही दिया हूं वर्कफोर्स किसको कहते हैं, 15 साल से कम के
उम्र के और 60 से ऊपर वाले को हम काउंट नहीं करते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, इसमें डिजेबल या जो मेंटली फिट लोग नहीं है उसको भी काउंट नहीं करते। और ये क्या है, सिर्फ 7% है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यों हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स को ज्यादा बढ़ाना चाहिए हमारे कंट्री में। ठीक है, तो आप बता सकते हैं क्योंकि ये सारे बेनिफिट्स हैं इसीलिए। अच्छा, एक और एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे याद आ रहा है इसीलिए और क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। देखिए, मुझे किसी भी जॉब प्रोफेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एग्जांपल है, आपको क्लियरली समझ में आए इसलिए बता रहा हूं। वो अर्न मोर वाला कॉन्सेप्ट को मैं बता दे रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में आज किसी भी पोस्ट पे आप ज्वाइन करते हैं तो ट्रेनिंग के टाइम पे हो सकता है आपकी सैलरी 17 to 18,000 हो, लेकिन ज्वाइनिंग आपकी 20 प्लस सैलरी पे ही होगी। चाहे वो अगर रेलवेज में देखा जाए तो रेलवेज में आप बोलते हैं ग्रुप डी, जो सबसे छोटी पोस्ट होती है। पुलिसिंग में चल जाइए, पैरामिलिट्री में चल जाइए तो सबसे नीचे जो पोस्ट होता है वो होता है कांस्टेबल रैंक। ठीक है, इनकी भी सैलरी 20,000 होगी। तो रेलवे में अगर मैं एग्जांपल लूं, मैंने अभी ही बता दिया मुझे किसी जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं। सफाई कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी भी क्या 20,000 है। आप खुद बताइए, क्या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में किसी सफाई कर्मचारी को 20,000 रुपए दिए जाते होंगे? कभी नहीं। क्या उनको मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे? नहीं। लेकिन जो रेलवेज में इंप्लॉय काम कर रहा है, सफाई कर्मचारी है, तो उसको मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, वो कमाएगा भी ज्यादा, फिक्स्ड आवर ऑफ उनका वर्किंग होगा, पेड लीव मिलेंगे, मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, ओवर टाइम अगर वो कर रहे हैं तो उसके पैसे अलग मिलेंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं किसमें, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में। फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद एमएनसी। ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, इन तीनों को छोड़ देने के बाद जितनी भी चीजें बच जाती हैं वो उसको आप क्या मान के चलेंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्या मान के चलोगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो यहीं पे आपका चैप्टर का द एंड हुआ। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। कोई लग रहा है टॉपिक छूट गया है मुझसे बाय मिस्टेक, या किसी चीज का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है, उसे भी आप इंस्टाग्राम पे मुझे बताइए। बाद बाकी मन लगा के पढ़ते रहिए, जो भी डाउट्स हो उसे आप प्रॉपरली इंस्टाग्राम पे भेजिए, मैं उसे सॉल्व जरूर करूंगा। ठीक है, सो बाय, गुड नाइट।